हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आप एनवायरनमेंट में अभी तक देख रहे थे, आपने देखा इकोलॉजी कि व्हाट इज़ इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या होती है। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आपने देखा, इकोसिस्टम या इकोलॉजी सिस्टम के बारे में आपने देखा, कंपोनेंट देखा, बायोटिक और एबायोटिक घटक देखे आपने। उसके बाद आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स की बात करते हैं तो इकोसिस्टम हमारा दो तरह का होता है। पहला होता है नेचुरल एंड दूसरा है आर्टिफिशियल। इट मीन्स नेचुरल प्राकृतिक एंड आर्टिफिशियल कृत्रिम। नेचुरल भी दो टाइप्स के होते हैं, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल, जलीय और स्थलीय, दो तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे नेचुरल टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में। नेचुरल इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे कि नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र एक जैविक पर्यावरण है जो प्रकृति से प्राप्त होता है। अगर हम नेचुरल इकोसिस्टम की बात करें तो जो चीज़ें हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं वो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र या नेचुरल इकोसिस्टम कहलाती हैं। ये मुख्य रूप से सौर विकिरण पर निर्भर रहती है। इट मीन्स प्राकृतिक में जो पाई जाती हैं वो भी जो सौर विकिरण पर निर्भर करती हैं। इसमें आप बात को ध्यान से सुनिएगा कि प्रकृति में तो पाई ही जाती हैं, प्रकृति से प्राप्त होती हैं, साथ ही साथ वो सौर विकिरण पर निर्भर करती हैं। जैसे हमने आपको बताया था कंपोजर और डिकम्पोजर के बारे में बताया था कि कंपोजर क्या होते हैं, डिकम्पोजर क्या होते हैं। डिकम्पोजर जो दूसरों के ऊपर करते हैं और आपका प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉफ होता है। तो जो आपका प्रोड्यूसर वाला पोर्शन होता है ऑटोट्रॉफ्स वाला, जो हरे पेड़ पौधे जीवाणु विषाणु कुछ आते हैं जो सूर्य की रोशनी से प्राप्त करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जैविक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो नेचुरल इकोसिस्टम आपका हो गया कि नेचुरल इकोसिस्टम इज ए बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट विच इज गॉट फ्रॉम इन नेचर। इट मेनली डिपेंड ऑन सोलर रेडिएशन। मतलब जो नेचर में पाया जाता है और जो डिपेंड करता है सोलर रेडिएशन पे, वो नेचुरल इकोसिस्टम कहलाता है। विश्व में प्रमुख रूप से दो प्रकार के नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन थी नेचुरल सिस्टम। ठीक है, विश्व में दो प्रमुख प्रकार के इकोसिस्टम होता है। पहला होता है जलीय, दूसरा होता है स्थलीय। इट मीन्स जलीय आपका होता है, इंग्लिश में बात करें तो एक्वेटिक इकोसिस्टम, और स्थलीय होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो जलीय इकोसिस्टम हमारा क्या होता है कि किसी जलीय वस्तु के पारिस्थितिकी तंत्र को जलीय पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। मतलब द इकोसिस्टम ऑफ एन एक्वेटिक ऑब्जेक्ट इज नोन एज एक्वेटिक इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम या जो भी पारिस्थितिकी तंत्र जलीय वस्तुओं जल में पाया जाता है वो आपका जलीय तंत्र कहलाता है। किसी जलीय वस्तु के पारिस्थितिकी तंत्र को जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब इट मीन्स अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो द इकोसिस्टम ऑफ एन एक्वेटिक ऑब्जेक्ट इज नोन एज एक्वेटिक सिस्टम। मतलब एक ऐसा इकोसिस्टम जो जल के एक्वेटिक सिस्टम में पाया जाता है तो वो आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम कहलाता है, जलीय तंत्र कहलाता है। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। अगर हम बात करें कि एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है हमारा जलीय तंत्र जो है, इसको कितने विभागों में विभाजित किया जा सकता है, तो इसको मेनली दो टाइप्स का डिवाइड किया जाता है। पहला है लवण जलीय तंत्र, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड मैराइन इकोसिस्टम। ठीक, तो ये है आपका फ्रेश वाटर फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप मैराइन इकोसिस्टम, थर्ड ये गलत है, इसको मत पढ़िएगा, ट्रांजिशनल इकोसिस्टम ये नहीं बिलोंग करता है। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मैराइन इकोसिस्टम दो प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फर्स्ट में द रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज इज स्लो। इसी के बारे में थोड़ा सा है, इसके बारे में ब्रीफ में आपको नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसके बारे में थोड़ा दें। द रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज इज स्लो वाटर एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल पार्ट। इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर whether their number of organism will increase or decrease। मतलब जो वाटर के अंदर का जो हमारा टेम्परेचर होता है वो बहुत ही स्लो चेंज होता है, और वाटर के अंदर का टेम्परेचर हमारा स्लो, समुद्र का पानी है वो उसका चेंज लेवल बहुत स्लो होता है, और उसके टेम्परेचर वेदर उसका जो टेम्परेचर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें जो ऑर्गेनिज्म हैं वो इंक्रीज होते रहते हैं या डिक्रीज होते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड की बात करते हैं न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्व हमारा क्या होता है। आपने पहले टॉपिक पढ़ा एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में, एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होता है। उसके बाद उसमें आपने पढ़ा कि वो कितने टाइप्स होते हैं, जलीय मतलब फ्रेश वाटर और मैराइन। ठीक, अब हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट के बारे में, पोषक तत्व। तो जलीय पारितंत्र
ये जो आप न्यूट्रिएंट पढ़ रहे हैं ये आपका आएगा फ्रेश वाटर या मैराइन वाटर के अंतर्गत ही ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जलीय पोषक तत्व न्यूट्रिएंट जलीय पारितंत्र के लिए पोषक तत्वों का एक निश्चित मात्रा में होना अनिवार्य है। तो न्यूट्रिएंट क्या होता है, अगर आपका जल में हो, जैसे सिंपल सी भाषा में आप देख लेंगे कि हमारे भी बॉडी के लिए जो पोषक तत्व होते हैं उनका एक निश्चित मात्रा में होना अनिवार्य होता है। अगर वो ज़्यादा होते हैं तब बॉडी को दिक्कत हो जाती है, अगर कम हो जाते हैं तब भी दिक्कत हो जाती है। तो दोनों कंडीशनों में डिसबैलेंस हमारी बॉडीज़ में होते हैं। तो इसकी क्या होती है, मात्रा एक बैलेंस में अनिवार्य होना होता है। तो वही चीज़ आपका पोषक तत्व न्यूट्रिएंट कहलाता है। फॉर एक्वेटिक इकोसिस्टम द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट इन अ डिफिनिट अमाउंट ऑफ एसेंशियल, मतलब एक डिफरेंट अमाउंट होना चाहिए हर एक पोषक तत्व का। एंड देन आता है आपका सनलाइट, सूरज का प्रकाश। जलीय पारितंत्र की गहराई में वृद्धि होने के साथ साथ सूर्य के प्रकाश व तापमान में कमी होती रहती है। मतलब जलीय पारितंत्र की बात करते हैं, आपका समुद्र है, तालाब है, नदियां हैं, तो उसमें आप ऊपर का पानी देखिए हीट रहता है, लेकिन आप नीचे हाथ करते जाइए तो पानी आपको ठंडा होता जाता है। तो उसी चीज़ की बात हो रही है कि जलीय पारितंत्र की गहराई में वृद्धि होने के साथ साथ जब उसकी गहराई में वृद्धि होती है, समुद्र में नीचे जाना आप शुरू करें, तो सूर्य का प्रकाश व तापमान में कमी होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश आपका ऊपर पड़ा, सपोज़ के लिए ये आपका कोई नदी है, ठीक, ये है, इसमें पूरा पानी भरा है, तो सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो ये क्या होगी, ये ऊपर सरफेस पे है आपके सूर्य की रोशनी, तो सरफेस का वाटर हीट होगा। लेकिन जैसे जैसे आप इन साइड की ओर जाएंगे, अंदर की ओर घुस जाएंगे, वैसे वैसे सूर्य का टेम्परेचर कम होता जाएगा, जिसकी वजह से जब सूर्य की रोशनी रेडिएशन कम होगा तो आपका टेम्परेचर क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, टेम्परेचर आपका डिक्रीज होता जाएगा। तो तापमान में क्या होगी, कमी आ जाएगी। 200 मीटर के बाद यह प्रकाश बिल्कुल समाप्त हो जाता है। कोई भी हो, समुद्र या, जब वह 200 मीटर पे पहुंचता है, 200 मीटर, अगर ये नदी है, एक रिवर है, तो इसमें 200 मीटर के बाद जब आप नीचे गहराई में जाएंगे तो वहाँ पे सूर्य की रोशनी पूरी तरह से, वहाँ पे सनलाइट जो होती है, सनलाइट पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, ठीक। तो इसीलिए वहाँ पे क्या होता है, वाटर हमारा ठंडा होता है। जलीय पारितंत्र के दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला होता है प्रकाशीय क्षेत्र, दूसरा होता है अप्रकाशीय क्षेत्र, मतलब जहाँ पर लाइटनिंग हो और जहाँ पर लाइटनिंग ना हो। इट मीन्स लाइट एंड अंधकार को जो भी समझ लीजिए, लाइटनिंग और अनलाइटनिंग। जहाँ पे लाइट है, इसमें प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। जहाँ पे आपका सूर्य की रोशनी है, रेडिएशन है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस और श्वसन दोनों प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। श्वसन मतलब हम जो सांस लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण मतलब जो सोलर रेडिएशन से वो फूड चेन का काम चलता है पेड़ों का, तो वो दोनों चीज़ से संभव होती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे अप्रकाशीय क्षेत्र में, जहाँ पे अंधेरा रहता है, सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती है, तो उसमें केवल श्वसन होता है, केवल श्वसन होगा, वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की उपस्थिति होना अनिवार्य है। तो वहाँ पे सूर्य की उपस्थिति नहीं है, इसलिए वहाँ पर आपका फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो वहाँ पर क्या होगा, केवल श्वसन उत्पन्न होगा। यह 200 मीटर से अधिक गहराई वाला क्षेत्र है, और जो 200 मीटर से अधिक गहराई वाला क्षेत्र है, जब वहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचेगी, सिंपल सी बात है, वहाँ पे अंधेरा रहेगा। और जब अंधेरा होगा तो वहाँ पे श्वसन, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, तो वहाँ केवल श्वसन होगा। इसमें रहने वाले प्राणी केवल अवसादों पर ही निर्भर करते हैं। अवसादों का मतलब हो गया आपका कि जो भी वहाँ पे चीज़ें हैं, कौन सी, खाद्य चीज़ें, उन्हीं पर निर्भर करते हैं, सूर्य की रोशनी पर निर्भर नहीं करते हैं। द एक्वेटिक सिस्टम, द सनलाइट एंड टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीजेज, वही चीज़ें हैं आपकी जो हमने आपको ये हिंदी में बताया। ये है आपका प्रकाशीय और अप्रकाशीय, ये वही चीज़ें हैं जो हमने आपको हिंदी में बताई, ये सारी चीज़ें कि प्रकाश संश्लेषण प्रकाशीय क्षेत्र में क्या होता है, अप्रकाशीय क्षेत्र में क्या होता है, उसी को हमने इंग्लिश में ये चीज़ें डिराइव की हैं कि 200 में भी आफ्टर 200 मीटर द सनलाइट कम्प्लीटली वैनिश, एक्वेटिक सिस्टम डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, फोटिक रीजन एंड एफोटिक रीजन। फोटिक रीजन क्या है, प्रकाशीय क्षेत्र, एफोटिक रीजन क्या है, अप्रकाशीय क्षेत्र। तो एफोटिक रीजन में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है और रिफ्रिजरेशन होता है। लेकिन एबॉटिक रीजन में केवल रिप्रिएशन होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। 200 मीटर समुद्र की गहराई के नीचे केवल एफोटिक सिस्टम पाया जाता है, जो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म लिविंग और नॉन लिविंग है, उन्हें खा के जिंदा रहते हैं, ठीक। तो ये था। उसके बाद हम बात करेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होती है, वो पारिस्थितिक तंत्र जो थल में पाए जाते हैं। थल मतलब अभी आपको हमने बताया था कि 2 तरह के होते हैं, एक होता है क्या, नेचुरल
नेचुरल में दो होते थे, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। तो एक्वेटिक आपका हो गया जलीय। अब स्थलीय की बात करेंगे कि एक्वेटिक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो वे पारिस्थितिकी तंत्र जो थल में पाए जाते हैं वे स्थलीय, नाम से ही पता लग रहा है। जलीय मतलब जो जल में पाए जाते हैं, स्थलीय जो मतलब ज़मीन पर पृथ्वी पर पाए जाते हैं, थल में पाए जाते हैं, उन्हें आप टेरेस्ट्रियल या स्थलीय पारितंत्र कहते हैं। स्थलीय पारितंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित भाग आते हैं। इसमें भी कई चीज़ें आती हैं, जिसमें से कुछ मेन जो है वो है घास के मैदान आ गए, आपका वन आ गया, मरुस्थल आ गया, टुंड्रा आ गया। तो घास का मैदान क्या होता है, इसमें वृक्षहीन शाकीय पौधे का आवरण रहता है। वृक्षहीन शाकीय पौधे का मतलब यहाँ पर बड़े वृक्ष नहीं पाए जाते हैं, केवल घास पाए जाते हैं। घास भी बहुत मात्रा में पाई जाती है। अगर आप देखेंगे ग्रीनलैंड है आपका डेनमार्क की कंट्री में। डेनमार्क में ग्रीनलैंड बहुत बड़ा एरिया है, जो एक कंट्री से भी बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल, वहाँ पर केवल घास के मैदान होते हैं। तो क्या है, इसमें वृक्षहीन शाकीय पौधे का आवरण होता है, जो कि विस्तृत प्रकार की घास प्रजाति द्वारा प्रभावित रहते हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है, 25 से 75 सेंटीमीटर। वाष्पीकरण की उच्च दर होती है, जिससे इन क्षेत्रों में भूमि शुष्क होती है। शुष्क का मतलब होता है कि वहाँ पे वाटर की उपस्थिति बहुत कम होती है, इसलिए वहाँ पे बड़े पेड़ पौधे नहीं हो पाते, केवल घास के मैदान ही रहते हैं। तो जैसे इसमें कुछ है, कौन से घास के मैदान का, प्रेयरी उत्तर अमेरिका में है, स्टेपीज यूरेशिया, सवाना अफ्रीका, पंपास दक्षिण अमेरिका एक्सेट्रा, ये सब घास के मैदान है जो वर्ल्ड में पाए जाते हैं। तो घास के मैदान सिंपल सी बात है, जहाँ पे केवल घास पाए जाते हैं, वृक्षहीन पौधे होते हैं जिनमें शाखाएँ नहीं होती हैं, शाकीय पौधे होते हैं, छोटी छोटी होती हैं शाखाएँ, घास के मैदान जो आपने। उसके बाद आपका आता है वन। इंग्लिश में भी हमने ड्राइव कर रखा है, आप देख लीजिएगा। द इकोसिस्टम विच आर फाउंड इन लैंड आर नोन एज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हैज फॉलोइंग पार्ट। फर्स्ट ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड टुंड्रा। ग्रासलैंड क्या था, ग्रासलैंड वो था जहाँ पर केवल घास पाए जाते हैं, वहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होता है, 25 to 75 मीटर होता है, और वहाँ पर इवेपोरेशन बहुत हाई मात्रा में होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो ज़मीन होती है वो बहुत ही ड्राई होती है। अब हम बात करेंगे क्या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, ये तो हो गया आपका ग्रासलैंड। अब हम बात करेंगे फॉरेस्ट का, वन पारिस्थितिकी तंत्र। ये आपका, इसके लिए तापमान, मृदा और आर्द्रता अनिवार्य तत्व है। क्यों, क्योंकि अगर तापमान ज़्यादा है तब भी वृक्ष नहीं होंगे, तापमान बहुत कम है तब भी वृक्षों में दिक्कत होगी। मृदा, अगर यहाँ की मिट्टी अच्छी नहीं है तो पेड़ पौधे बड़े नहीं हो पाएंगे, सूख जाएंगे। आर्द्रता, अगर नमी नहीं है तो उस कंडीशन में पेड़ सूख जाएंगे। इसीलिए वन में ये तीनों तत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तापमान, मृदा और आर्द्रता। अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो क्या है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, फॉर दिस इकोसिस्टम द एसेंशियल कंपोनेंट आर टेम्परेचर, सोल एंड ह्यूमिडिटी। ये 3 चीज़ें ही कंपलसरी हैं, टेम्परेचर, सोल एंड ह्यूमिडिटी। वनों में वनस्पति का वितरण उस क्षेत्र की जलवायु, मृदा पर निर्भर करता है। मतलब सिंपल सा है, तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन इन फॉरेस्ट डिपेंड ऑन द क्लाइमेट एंड सोल ऑफ द एरिया। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है फॉरेस्ट का वो डिपेंड करता है कि क्लाइमेट और सोल का एरिया कैसा है। क्लाइमेट मतलब वहाँ पर टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पे जलवायु का आना कैसा है, और वहाँ पे मिट्टी कैसी है, ये उस पर निर्भर करता है। अगर हिंदी में देखें, वनों में वनस्पति का वितरण उस क्षेत्र की जलीय और मृदा पर निर्भर करता है। यह मुख्यतः 3 प्रकार से होता है, 3 प्रकार में इन्हें बांटा गया है। पहला क्या है आपका है उष्णकटिबंधीय वन, जिसे इंग्लिश में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहते हैं। उसके बाद आपका आता है शीतोष्ण कटिबंधीय वन एंड देन शंकुधारी वन, टैगा वन। ये 3 टाइप्स के होते हैं। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट एंड बोरियल फॉरेस्ट, जिसे टैगा फॉरेस्ट भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये तीनों आपकी होती हैं क्या, वनों के टाइप्स, कि आपके वन जो है फॉरेस्ट वो कितने टाइप के। अगर पूछा जाता है कि फॉरेस्ट को कितने भागों में बांटा जाता है, तो आप कह सकते हैं फॉरेस्ट को मेनली 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सेकेंड टेम्परेट फॉरेस्ट एंड थर्ड बोरियल फॉरेस्ट या टैगा फॉरेस्ट। तो ये 3 तरह के होते हैं। तो वन में इतना बहुत है आपका कि वन में क्या होता है, वो डिपेंड करता है फॉरेस्ट टेम्परेचर, सोल और ह्यूमिडिटी पर वहाँ पे। और उसके बाद वो उसके जो वनस्पति होती हैं, वनस्पति का मतलब वहाँ पे पेड़ कौन कौन से हैं, किस टाइप के पेड़ हैं, कितने बड़े पेड़ हैं, वो डिपेंड करता है वहाँ के जलवायु और मृदा पर। ये 3 तरह का होता है, ट्रॉपिकल, टेम्परेट और टैगा। इसके बाद हम बात करेंगे मरुस्थलीय तंत्र का, डेजर्ट इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे। डेजर्ट इकोसिस्टम क्या होता है, इस पारितंत्र में लंबे समय तक आर्द्रता की कमी रहती है। मरुस्थल पृथ्वी का लगभग 1/7 भाग घेरे रखा है। जो हमारा वर्ल्ड है, वर्ल्ड में 1/1
1/7 भाग क्या है, डेजर्ट ने घेर रखा है। डेजर्ट मतलब मरुस्थल, रेगिस्तान, राजस्थान। अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो राजस्थान में थार मरुस्थल है जो बहुत बड़े इलाके में है। उसी तरह से गोबी मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है, कई सारे हैं। इंडिया का ऑल ओवर वर्ल्ड 1/7 पूरी पृथ्वी का 7वां भाग केवल मरुस्थल ने घेर रखा है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, वहाँ पे जल की बहुत कमी होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे बाल रेत और मरुस्थल रहता है, तो उसे आपका डेजर्ट इकोसिस्टम कहते हैं। एंड देन आता है टुंड्रा। टुंड्रा का होता है, टुंड्रा का अर्थ होता है बंजर भूमि। टुंड्रा नाम तो बहुत सुना होगा लेकिन याद नहीं होगा आपको। टुंड्रा होता है, अगर हम अपने यहाँ की भाषा में बात करेंगे, बंजर या बंजर ज़मीन जिसको कहते हैं वो होता है टुंड्रा। तो बंजर ज़मीन की भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो क्या होता है, टुंड्रा का अर्थ है बंजर भूमि। यह विश्व में उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर्यावरण दशाएं अत्यंत जटिल होती हैं। इट मीन्स, अगर हम आप इंग्लिश में देखें, द मीनिंग ऑफ टुंड्रा इज इनफर्टाइल लैंड। जो इनफर्टाइल लैंड होते हैं उन्हें हम टुंड्रा कह लेते हैं। दीज आर फाउंड इन दोज एरियाज ऑफ वर्ल्ड वेयर द इन्वायरमेंटल कंडीशन आर वेरी कॉम्प्लेक्स। जहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स। और इट मीन्स अगर बारिश हो रही है तो कहो सालों साल बारिश होती रहे, बारिश धूप निकली है सालों साल धूप ही रहे। मतलब अगर वाटर मिला तो वाटर मिल गया, वाटर नहीं मिल रहा है तो वो केवल सूखा पड़ा हो। तो ऐसी जगहों पे कहा जाता है कि टुंड्रा है जो बंजर भूमि है। यूपी की बात करेंगे तो यूपी में आप देखते हैं सोनभद्र के इलाके में, उधर बुंदेलखंड साइड चले जाइए, वहाँ पे टुंड्रा देखने को मिलता है। वहाँ पे बहुत भारी मात्रा में आपको बंजर क्षेत्र मिलेगा। क्योंकि वहाँ पर सालों साल बारिश नहीं होती है। अब टुंड्रा वनों की बात करें, टुंड्रा वन भी दो प्रकार के होते हैं, आर्कटिक टुंड्रा और अल्पाइन टुंड्रा। आर्कटिक टुंड्रा, अल्पाइन टुंड्रा, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपका आता है, ये तो था आपका टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो जिसमें आपने देखा इकोसिस्टम के टाइप्स में कि आपका नेचुरल था और आर्टिफिशियल था। नेचुरल में आपका एक्वाटिक था और टेरेस्ट्रियल था। एक्वाटिक में आपने टाइप्स देखे, टेरेस्ट्रियल में टाइप देखे। उसके बाद आपने देखा कि ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट, टुंड्रा, ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो इसके बाद आपका जो टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का फंक्शन क्या होता है। अगर हम फंक्शन की बात करेंगे इकोसिस्टम के, तो पारतंत्र एक ही समय में मुख्य रूप से दो प्रक्रियाएं करता है। अगर हम इकोसिस्टम फंक्शन की बात करते हैं तो दो काम करता है एक ही साथ। कौन कौन सा, ऊर्जा का प्रवाह और जैव भू रासायनिक चक्र। मतलब ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में तथा जैव भू रासायनिक प्रवाह चक्र के रूप में होता है। मतलब एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। अगर ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है तो उसमें जैव भू रासायनिक प्रवाह चक्र के रूप में होता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ऊर्जा को एक मीडियम चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो उसी चीज़ को कहा जा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड की, कृत्रिम आर्टिफिशियल। अभी तक आपने क्या देखा, आपने देखा एक्वेटिक सिस्टम, मतलब अभी तक आपने देखा नेचुरल के बारे में आपने देखा, नेचुरल के टाइप देखे, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल देखे, एक्वेटिक्स के टाइप देखे, उसके बाद आपने टेरेस्ट्रियल का टाइप देखा। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के, जो मैन होते हैं, जो इंसान बना रहे हैं आज की डेट में, या मनुष्य द्वारा कृत्रिम रूप से बनाया गया है। जैसे तालाब, सबसे सिंपल उदाहरण है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का, कि जो मनुष्य द्वारा बनाया गया हो उसी को हम आर्टिफिशियल या कृत्रिम परितंत्र कहते हैं। जैसे आपका इकोसिस्टम है, तालाब हो गया, एक्वेरियम हो गया। एक्वेरियम जिसमें हम मछली रखते हैं, तालाब हो गया। मैन मेड पॉन्ड और एक्वेरियम, ये सारी चीज़ें होती हैं कृत्रिम। आर्टिफिशियल बहुत ज़्यादा मैटर नहीं रखता। मेन होता है नेचुरल, कि नेचुरल क्या होते हैं, नेचुरल में क्या क्या होता है आपने देखा। नेचुरल में एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल देखा। एक्वेटिक में आपने देखा कि फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर है।